हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स प्रीलिम्स एनालिसिस। और इसमें हम वाजीराम पॉइंटर्स कवर करेंगे फ्रॉम 13 नवंबर टिल 15 नवंबर। और इनका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है, ठीक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे जाकर डिस्कशन पे क्लिक करोगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है। और डिस्क्लेमर के साथ प्योरली इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए मैं बता दूं कि जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट्स के नहीं मिल रहे हैं वो एक सेलर हैं जिनका हैंडल मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहाँ से उनसे खरीद सकते हो, शायद 200 के अराउंड वो दे रहे हैं, ठीक। और जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज़ ले ली है वो एक बार ज़रा कमेंट कर देना कि कैसा रहा वो एक्सपीरियंस और कितना क्या प्राइस पॉइंट है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाए और लोगों को भी पता चल जाए, ठीक है। और शिवांश ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप ही डाल दो और चैनल ब्लॉक होगा देखा जाएगा। तो मैं बता दूं, सॉरी शिवांश, बहुत मेहनत लगी है इवन इतने भी सब्सक्राइबर बनाने के लिए, ठीक है। और ये बहुत पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखो, ये पहला आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इंडिया ने डेवलप कर लिया है फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। अब इंडिया का एक प्रोग्राम है इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंडर इंडिया ने 2019 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हीकल का टेस्ट किया था जो हमारा फेल हो गया था, ठीक है। बट अब हमने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। अब ये जो क्रूज मिसाइल है ये क्या कर सकती है, ये अप टू 1500 किलोमीटर या इससे ज़्यादा भी इसकी रेंज है और इतने पे अटैक कर सकती है। और मेन जो इसमें चीज़ है वो है इसकी स्पीड, कि इसकी स्पीड जो है वो हाइपरसोनिक है। अब हाइपरसोनिक कौन कौन से मार्क के बीच में होता है? अब देखो, मार्क क्या होता है, बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड से आप कितने तेज़ हो वो डिनोट करता है मार्क। तो ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें बहुत बार डिटेल में बता रखा है। तो अगर आपकी मार्क स्पीड 5 से 10 के बीच में है तो आप हाइपरसोनिक वाले जोन में आते हो, ठीक है। तो इस मिसाइल की क्या है मार्क, ये मार्क 6 है इसकी स्पीड, ठीक है। अब ये ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल से डिफरेंट कैसे है कि वो ऊपर जाती हैं फिर जब नीचे आती हैं री एंट्री के टाइम पे वो स्पीड हाइपरसोनिक गेन करती है। बट ये क्या होती है, ये पूरे ही पाथ में हाइपरसोनिक स्पीड में रहता है। ऑलरेडी मैंने तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स के बीच में डिफरेंसेस बता रखे हैं वाजीराम पॉइंटर्स में, तो रिवाइज करते रहो। उसके अलावा इसमें कुछ काम का नहीं है। बट ये जो टेक्नोलॉजी है ये अब इंडिया जो हो गया फोर्थ नेशन हो गया। इससे पहले किसके किसके पास थी? यूएस, चाइना, रशिया, ठीक है। और भी अदर कंट्रीज हैं जो डेवलप कर रही हैं बट अभी इन्हीं के पास है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ गलत दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सबसोनिक है, ये गलत है, ठीक है। डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक, इसके अलावा कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसने बना दिया है बायोडिराइड फोम। अब ये फोम किससे बना है? नॉन एडिबल ऑयल से बना है, ठीक, और टी लीव्स के कुछ रेसिड्यूज से बना है। अब होगा क्या, जैसे अमेजॉन वगैरह की पैकेजिंग में जो फोम आता है वो जल्दी क्या होता है, जब भी हम सैनिटरी फिल्स वगैरह में डालते हैं उसे, इतनी जल्दी से वो डिकम्पोज नहीं होता है। बट ये क्या होगा, ये 3-4 घंटे के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा जब हम इसे नॉर्मल सॉल्वेंट से ट्रीट करेंगे, ठीक है। भाई इतना ही जान लो, इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो, ये कोम जेली इस न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि इसका आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्लेन में, ठीक, और उसमें बस ये बताया गया था कि एक नई स्पीसीज इनकी डिस्कवर हुई है जो क्या करती है कि अपनी एज को रिवर्स कर लेती है। मतलब कुछ सर्टेन एज तक पहुँचने के बाद वो यंगर हो जाती है, ठीक है। और बस इतना याद रख लो कि सिटेनोफोर अगर टर्म दे देते तुम्हें याद रखना है ये कोम जेली से रिलेटेड है। और कोम जेलीज होती हैं डिफरेंट होती हैं फ्रॉम जो हमारी जेली फिश होती है, ठीक है, उससे डिफरेंट होती है। दो देखने में सेम ही है बट जेली फिश जो होती है ये क्या करती है, ये स्टिंग करती है। और ये ह्यूमन के लिए जो कोम जेलीज होती हैं ये ह्यूमन के लिए डेंजरस नहीं होती हैं, स्टिंग वगैरह नहीं करती हैं, ठीक, इतना ही जान लो, बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये बात करता है सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में। अब वाजीराम पॉइंटर्स में ही तुम्हें मैंने सब सह्याद्री टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के सारे टाइगर रिजर्व पढ़ा रखे हैं। तो बेसिकली अगर ये महाराष्ट्र का अगर मैप है अगर, तो ये इधर कहीं लाई करते हैं, ठीक। इसके अलावा मैं अगर तुम्हें बता दूं कि ये सह्याद्री, तुम्हें पता होगा किसको कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज भी बोला जाता है महाराष्ट्र में, ठीक। उसके अलावा एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है और चंदोली नेशनल पार्क, मतलब ऊपर अगर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो नीचे हमारा चंदोली नेशनल पार्क है, ठीक। ये दोनों ही मिलके बनाते हैं हमारे सह्याद्री टाइगर रिजर्व को। तो अगर तुमसे पूछ दे टेस्ट वगैरह में या फिर प्रिलिम्स में ही कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व में कौन सा नेशनल पार्क है, तुम्हें याद रखना है कि चंदोली नेशनल पार्क है, ठीक। अब तुम्हें कोयना कैसे याद रखना है, कोयना जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है हमारी कृष्णा रिवर की, ठीक। साथ ही साथ वरना रिवर भी जो तुम्हें पता होगा ये भी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। अब इन पे रिजर्वायर है, मतलब जो डैम बना देते हैं, डैम के पीछे जो पानी भर जाता है उसे बोलते हैं रिजर्वायर, ठीक। तो जो हमारा शिव सागर रिजर्वायर है वो है कोयना पे और वसंत सागर जो है वो है वरना पे। तो ये भी याद रखना है, ठीक। क्यों? क्योंकि अभी ये न्यूज़ में था मेरे ख्याल से जुलाई में, जिसमें इन्होंने बताया था कि इन रिजर्वायर्स की वजह से, नॉट स्पेसिफिकली इन रिजर्वायर की वजह से बट महाराष्ट्र के कुछ रिजर्वायर की वजह से वहाँ पे कुछ सीज्मिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक।
अब इसी सीज्मिक एक्टिविटी को हमने डिटेक्ट करने के लिए इंडिया का पहला डीप होल माइनिंग की, ताकि हम अप टू ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर तक जा सकें और चेक करें कि क्यों हो रहा है ये, ठीक। जबकि हो ये इसी वजह से रहा है, रिजर्वायर के प्रेजेंस की वजह से हो रहा है वहाँ पे, ठीक। उसके अलावा इसमें एक टर्म दिया हुआ है सादाज। तो अगर तुमसे कभी पूछ दे तो सादाज जो है ये बेसिकली यहाँ के प्लेट्यूज हैं, उन्हीं को बोलते हैं, जो लेटराइटिक प्लेट्यूज होते हैं उनको बोलते हैं। बाकी के ट्री मतलब फ्लोरल स्पीशीज देख लो तो एक अनजानी वगैरह है, ये सब नॉर्मल है, ये नहीं दिखते। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हॉक मिसाइल के बारे में है। बेसिकली ये यूएस की मिसाइल है। यूएस ने इसे ताइवान को दिया था कि ताइवान अपने एयर डिफेंस को मजबूत कर सके, ठीक। बट अभी बोला है ताइवान ने कि इसको डीकमीशन अगर करना होगा तो वो यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यूएस कहेगा तो हम डीकमीशन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बस तुम इतना याद रख लो, हॉक मिसाइल जो है ये यूएस की है। अभी ये कहाँ पे कमीशन है? ताइवान में, पहले से ही है। उसके अलावा न्यूज़ में रहा वोएजर 2 स्पेसक्राफ्ट। अब बेसिकली ये जो हुआ था लॉन्च 1977 में हुआ था, ठीक। अब तुम्हें ये याद रखना है कि वोएजर 1 से पहले वोएजर 2 लॉन्च हुआ है, ठीक। मतलब 2 पहले लॉन्च हुआ था, उसके कुछ हफ्ते बाद ये 1 लॉन्च हुआ था। अब ये दोनों ही थे, ये बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम का जो आउटर वाला एरिया है, जो नेपट्यून हो गया, यूरेनस वाला हो गया, उसको बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। और उसके बाद वो जाते हैं इंटरस्टेलर स्पेस में। अब देखो इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है, अब वर्ड में ही देखो लिखा हुआ है इंटरस्टेलर। अब स्टेलर तुमने समझ में आता होगा कि ये स्टार लाइक होता है, तो 2 स्टार के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम इंटरस्टेलर, ठीक। अब ये अगर हमारा सन है तो इसका जो एंड पॉइंट होता है ना, जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस रहता है, उसको बोलते हैं हम हीलियोपॉज, ठीक। और इस पूरे एरिया को बोलते हैं हम हीलियोस्फीयर। अगर इसके बाहर आप चले जाते हो तो आप आ गए इंटरस्टेलर स्पेस में। अब क्या हुआ है कि जो वोएजर 2 थे और वोएजर 1 है, ये दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं, ठीक। बस तुम इतना याद रखो। और ये जाहिर सी बात है कि 1977 में गए थे अगर, तो सोचो कि कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो पहले एक्सप्लोर किया होगा नेपट्यून वगैरह को, वो कौन होगा? वो यही होंगे, क्योंकि ये ही इतना दूर तक गए हैं। तो वही चीज़ यहाँ मेंशन्ड है सब, कि इनके मून को डिस्कवर किया है, ये किया है, वो किया है, ठीक है। बस इतना ही काम का है, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, ठीक। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च था, उसका FCRA जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया, ठीक। अब मैंने तुम्हें बहुत बार पढ़ा रखा है, तुम्हें बस इतना याद रखना है, इसको रेगुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेगुलेट करती है, ठीक। 1976 में पहला आया था, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। वो चाहती थी कि मतलब फॉरेन फंडिंग जो कम हो जाए, क्योंकि CIA बहुत पीछे पड़ा हुआ था इंडिया के उस वक्त, ठीक। अब इसमें होगा क्या कि अगर आप एक बार आपको लाइसेंस मिल गया तो 5 साल बाद आपका रिव्यू होता है। अगर रिव्यू में आप नहीं पाए गए सही, तो फिर आपको फिर बंद कर दिया जाता है उसका, ठीक है। आप फंडिंग नहीं ले सकते हो। और आपको रजिस्टर करना, अगर आप NGO हो तो आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है, ठीक। वरना आप फंड नहीं रिसीव कर सकते हो। फिर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है दिल्ली में, वहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट खोलना पड़ता है। और एक चीज़ ये देखिए कि आप जो भी पैसा रिसीव करते हो उसमें से 20% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। पहले ये जो लिमिट थी ये 50% थी, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि 50% हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का एक खर्चा हो जा रहा है, बट ये और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, ठीक है। उसके अलावा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इसने बोला है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कि ये लोग जो इनकी कोया ट्राइब है, इनके थोड़े स्टेटस पे ध्यान दें। तो हमारे लिए काम का क्या है कि हमें लक्ष्मीकांत से शेड्यूल ट्राइब वाला जो ये है नेशनल कमीशन, इसको पढ़ लेना है। और कोया ट्राइब हमें पता चल गई कि ये कहीं बीच वाले रीजन में है। चार स्टेट दे रखे हैं, देखो महाराष्ट्र इधर हो गया, आंध्र प्रदेश इधर हो गया, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़। तो ऐसे याद रख लो कि इस कहीं एरिया में है। मतलब अगर ब्रॉड कोई क्वेश्चन आ जाए तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में मत लगा देना, कोया ट्राइब इधर बीच की है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 14 नवंबर का। तो देखो पहला आर्टिकल जो है ये बहुत बोगस आर्टिकल है। पहले लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है, बस बकवास आर्टिकल है। ये जो फ्लावर है इसका नाम है अमॉर्फोफेलस टाइटेनम, ठीक। ये 10 साल में एक बार खिलता है। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो रॉटिंग फ्लैश की तरह होती है, ठीक। अब साइंटिस्ट ने पता लगा लिया कि रॉटिंग फ्लैश की वजह से क्या होता है, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक। तो कुछ बकवास आर्टिकल है। स्टेटस का एंडेंजर्ड दे रखा है, सुमात्रा इंडोनेशिया में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा सुखना लेक जो है हमारी आर्टिफिशियल लेक चंडीगढ़ की, इसके अराउंड क्या हुआ, इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ये किस साइड पे डिक्लेयर हुआ? हरियाणा साइड पे। एक बार मैप से देख लेते हैं। अब देखो ये रही हमारी सुखना लेक। अब इसके अराउंड कर दिया गया है डिक्लेयर हमारा इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने किया है। ऑल्सो 2020 में शायद इसे लिविंग एंटिटी का दर्जा दे दिया गया था सुखना लेक को, ठीक। लिविंग एंटिटी का मतलब क्या होगा कि लीगली उसे एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो इको सेंसिटिव जोन जो है ये हमारा जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान था 2002 से 2016 का,
उसमें हमने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना चाहिए अंडर दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। बेसिकली इन्होंने शुरू में बोला था 10 किलोमीटर, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सुखना लेक जो है ये रामसर वेटलैंड नहीं है, ये याद रख लेना। रामसर वेटलैंड लास्ट कब इंक्रीज़ हुए थे? अगस्त में इंक्रीज़ हुए थे। टोटल हो गए हैं 85, ठीक, मैंने बता रखा है ऑलरेडी ये सब। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये तो बकवास है, फालतू का आर्टिकल है। अब देखो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि टॉप 10 कंट्रीज़ में इंडिया जो है इन 3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में। और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में तो ऑलमोस्ट इंडिया का 36% इंक्रीज़ है और ये स्टडी इंक्रीज़ है, ठीक है। और इनमें भी जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में भी टॉप कौन कौन सा है? पहला तो टेक्सटाइल एंड एक्सेसरीज है, दूसरा टूल्स एंड मशीन है और तीसरा हेल्थ एंड कॉस्मेटिक्स है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में डबल हुआ है, 2018 से 2023 के बीच में ऑलमोस्ट डबल हुआ है, ठीक है। और ट्रेडमार्क फाइलिंग में इंडिया जो है ग्लोबली चौथे नंबर पे है, बट अगर इंडिया के ऑफिसेज की बात करें तो वहाँ पे ट्रेडमार्क जो फाइलिंग है वो सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है। बस इतना ही काम का है। और इसमें चीज़ दे रखी है कि पेटेंट एप्लीकेशन में इंडिया जो है छठे नंबर पे है और जो एप्लीकेशंस हो रहे हैं इसमें जो मेजर पार्ट है मतलब 55% ऑलमोस्ट इंडियन रेसिडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अब देखो तुमने प्रोजेक्ट चीता के बारे में सुना होगा, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि नमीबिया से हम चीताज लेके आ रहे थे, क्योंकि एशियाटिक चीताज जो हो गए हैं वो तो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ईरान में बचे हैं थोड़े बहुत। और इसी में बोला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है, उसने बोला है ये जो प्रोजेक्ट चीता था ये सक्सेसफुल हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग कंसर्न रेज कर रहे थे, क्योंकि बहुत से चीताज की इसमें डेथ हो गई, तो लोग कंसर्न रेज कर रहे थे कि यार ये सक्सेसफुल नहीं है। तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं सक्सेसफुल है। इतना हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, बस इतना जान लो कि ये कहाँ पे है, ये देहरादून में है। और इससे जो चिपका हुआ जो हमारा नेशनल पार्क है कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट। हमें बस इतना याद रखना है कि ये रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्सो तुम्हें पता होगा COP29 चल रही है, बाकू में चल रही है, बाकू अज़रबैजान में, ठीक है। और इसमें इन्होंने भाई बताया है, बस इतना समझ लो कि इसमें इन्होंने ये बोला है कि सब चीज़ ख़राब हो रखी है, ठीक। कुछ भी पूछे तो सब बेकार है। मतलब जो पिछला डेकेड था वो वार्मेस्ट था, उसमें भी 2023 में हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दिखी हमें। वर्ल्ड ओशियंस जो हैं वो 90% ऑलमोस्ट एब्जॉर्व करते हैं हीट को। अब एब्जॉर्व करने की वजह से क्या हो गए हैं, इनमें भी मरीन हीट वेव्स की प्रॉब्लम्स हो गई है, ठीक है। और मेल्टिंग ऑफ आइस बहुत ज़्यादा कहाँ देखी गई? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखी गई है। उसके अलावा एक एक्सरसाइज सी विजिल, तो तुम्हें ये याद रखना है कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड है वो नहीं करते हैं, इसे इंडियन नेवी करती है, ठीक है। ऑल्सो ये पैन इंडिया है और ये हमने बेसिकली लॉन्च इसलिए की थी कि तुम्हें पता होगा जो 26/11 अटैक थे हमारे यहाँ, उसमें जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे? वो सी रूट से ही तो आए थे, इसलिए इसे किया गया है। और इसमें अदर सर्विसेज पार्ट लेंगी। उसके अलावा जो इसमें दे रखा है कि एक है थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, ठीक, ट्रोपेक्स। ये बाइनियल एक्सरसाइज है, ठीक, और ये इसका प्रिकर्सर है, मतलब जो सी विजिल का प्रिकर्सर है ये। और इसमें क्या होता है, ये भी हमारी इंडियन नेवी कराती है, उसमें भी बाकी जो हमारे सर्विसेज हैं पार्ट लेती हैं, इवन कोस्ट गार्ड भी पार्ट लेता है उसमें, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये तो बकवास है। ये बेसिकली जो हमारी लाइफस्टाइल जो हो गई है, काफ़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है रेस्ट वाली, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हार्ट फेलियर इन सब के केसेस दिख रहे हैं ज़्यादा, ओबेसिटी, टाइप 2 डिजीज़ वगैरह, टाइप 2 डायबिटीज़ वगैरह दिख रहा है। ये सब फालतू की बकवास है, इसमें कुछ आर्टिकल में कुछ काम का नहीं है। बुकर प्राइस किसको मिला? समंता आर्वी को। ये गलत, कुछ काम का नहीं है हमारे प्रीलिम्स के लिए। वॉकिंग निमोनिया का मतलब क्या हुआ? बस समझ लो कि निमोनिया है वो वॉक कर रही है, मतलब ईजी प्रोग्रेस कर रही है धीरे धीरे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट लंग इन्फेक्शन रहता है। तुमको लगेगा कॉमन कोल्ड है, बट ये परसिस्टेंट रहेगा। तो बस इतना याद रख लो कि साइलेंट निमोनिया दे दे या फिर वॉकिंग निमोनिया दे दे, तो ये बेसिकली परसिस्टेंट लंग इन्फेक्शन ही है, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा कॉज करता है इसे? माइकोप्लाज्म, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर के आर्टिकल्स, ठीक है। अब देखो मैंने अगस्त में इतना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाया था कि आधे आर्टिकल्स तो मुझे ये बताना पड़ता है कि मैंने वहाँ पे बता रखा है ऑलरेडी। जैसे ये आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में बात की गई है एम्बर। एम्बर क्या होता है? बेसिकली एक रेजिन होता है, प्लांट से निकली हुई, समझ लो एक तरीके का केमिकल हो गया, ठीक है। अब इसके अवशेष मिले हमें कहाँ पे? एंटार्क्टिका में। अब तुम्हें मैंने अगस्त में ही बता रखा था कि जो हमारा साउथ अमेरिका है वहाँ के कुछ फॉसिल्स वगैरह जो हैं हमारे यहाँ मिले थे एंटार्क्टिका में। तो मैंने बोला था कि ये जो हैं क्लोजली रिजेंबल करते हैं एक दूसरे को। तो ये आर्टिकल यही कहता है कि एंटार्क्टिका में पहले टेम्परेट फॉरेस्ट था, ठीक। अभी क्या है? अभी तो यहाँ सॉइल ही नहीं है, ठीक। तो बस इतना ही काम का है। ये पीरियड याद रहे ना रहे, बस इतना याद रख लो कि एंटार्क्टिका में पहले एक टेम्परेट फॉरेस्ट था। अब ये आर्टिकल जो है डायरेक्ट मैप से देखते हैं, ठीक है। अब देखो सोलोमन आइलैंड्स न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिली है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी,
ठीक है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैरियर रीफ कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड पे, कोरल सी में, ठीक है। और इसकी लोकेशन याद कर लो, सोलोमन आइलैंड की लोकेशन कहाँ है, ये पैसिफिक ओशियन में है। ये ऑलमोस्ट 1000 आइलैंड का ग्रुप है, ठीक। और इसके बगल में और आइलैंड्स है, जिसके जैसे मैंने पपुआ न्यू गिनिया के बारे में तो बता ही रखा है, वनातू, फिजी, तुवालू, किरीबाती, नौरू, सिर्फ याद कर लो। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा जब क्वेश्चन आएंगे आइलैंड रिलेटेड, ठीक है। और एक यहाँ पे एक और कॉलोनी लिखी हुई है, वो लिखी है न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रांस के अंदर है, ठीक है। अब सोलोमन आइलैंड जो है ये 2 पैरेलल चेन है, इसकी एक वॉल्केनिक आइलैंड है, एक तरफ कोरल अटोल्स है। ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर आइलैंड है इसमें, इस वजह से इस पे जो कोरल कॉलोनी है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब इसकी कैपिटल क्या है, होनाइरा, जो कि लोकेटेड है लार्जेस्ट आइलैंड पे, जिसका नाम है गुआडालकनाल, ठीक। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। एथनिक ग्रुप मेलेनेशियन, पॉलिनेशियन, माइक्रोनेशिया, यही तो बेसिकली यहाँ की कंट्रीज़ को भी बोलते हैं ये चीज़, ठीक है। अब देखो, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है हमारा नायरोबी, केन्या में, ठीक। वहाँ पे एक केनियन लेजर मील वॉर्म करके है, इसकी प्रॉपर्टी पाई गई है कि ये क्या करता है कि स्टाइरोफॉर्म को ईट कर लेता है। अब स्टाइरोफॉर्म तुमने पढ़ा होगा, ये बेसिकली थर्माकोल की तरह ही होता है, ठीक है। उसको ईट कर लेता है तो उसको डिग्रेड करने में काम आता है। तुम्हें बस इस एनिमल का नाम याद रखना है कि डार्कलिंग बीटल करके कुछ दिखे ना तुम्हें, तो याद रखना है कि ये बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये स्टाइरोफॉर्म को ईट कर लेता है, ठीक। ये अफ्रीका में मिलते हैं स्टाइरोफोम, या फिर पॉलीस्टाइरीन को भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक। उसके अलावा एक मेड स्कीम है। अब देखो, तुमने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के लोग यूजुअली मेड बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मेड बोलते हैं बहुत ज़्यादा तो उसी नाम पे ये मेड स्कीम लॉन्च हुई है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे यहाँ का जो अर्ली प्रोफेशनल्स होंगे, जो ऑलमोस्ट 30 एज के नीचे होंगे, उनको यहाँ पे 2 साल के लिए काम के लिए भेजा जा सकता है। तो बस इतना ही जान लो, यही बहुत काम का है, ठीक है। माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए है ये। अब देखो, ये आर्टिकल समझने से पहले हम समझते हैं कि जियो स्पेशियल डेटा क्या होता है। अब जो भी चीज़ें अर्थ के ऊपर हैं, या बिल्डिंग है या कोई नदी है या कुछ भी है, उसका बेसिकली हम मैप क्रिएट कर लें, उसको बोलते हैं जियो स्पेशियल डेटा, ठीक है। अब हमने लॉन्च की थी 2022 में नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी। ये लॉन्च किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च की थी, ताकि ये जो डेटा है ये हमें हेल्प कर पाए अर्बन प्लानिंग में, ठीक, या फिर सिटी के डेवलपमेंट में, बेटर लाइफ स्टैंडर्ड्स हो जाए लोगों के लिए, उनके लिए, ठीक है। तो उसी बेसिस पे अब हमने लॉन्च किया है ऑपरेशन ध्रुवनागिरी, जो कि आएगा इसी जियो स्पेशल पॉलिसी के अंदर। अब इसमें क्या होगा कि हम ये पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर रहे हैं कुछ स्टेट्स में, बस इतना याद रख लो कि ऑल स्टेट्स में नहीं है, ठीक है। अब ये करेगा क्या कि 3 सेक्टर में, बेसिकली एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड और लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में डेटा को कलेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि एक इंटीग्रेटेड जियो स्पेशल डेटा शेयरिंग इंटरफेस बनाया जाए। मतलब ऐसा इंटरफेस जहाँ पे डेटा को ईजिली शेयर किया जा सके। बेसिकली इसको IITs जो हैं वो ओवरसी कर रहे हैं, इतना ये डिटेल में नहीं याद रखा जाता है, बस इतना जान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है, बस, ठीक। उसके बाद नो योर मेडिसिन ऐप जो है, ये हमारा लॉन्च किसने किया है, ये हमारा यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसने लॉन्च किया है, ताकि डोपिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सके। अब क्या होता है कि हमारे एथलीट जो होते हैं कोई दवा ले लेते हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन याद देंगे ताकि हमारे जो एथलीट्स हैं वो प्रोहिबिटेड दवा ना लें, ठीक है। उसके अलावा स्वास्थ्य इनिशिएटिव है ये क्या है कि जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको साइंटिफिकली हम वैलिडेट करें। अब ये काम किसका है, ये काम है हमारा जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसके अंदर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च। उसने बेसिकली स्वास्थ्य इनिशिएटिव लॉन्च किया है, क्योंकि अभी क्या हुआ था, हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज की, ठीक है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पर इतना ही जान लो ये बहुत है। और ये जो डेटा है ये ऑलमोस्ट 17 इंडियन लैंग्वेजेस में प्रेजेंट है। और जो हमारा CSIR है, इसके हेड कौन होते हैं, इसके एक्स ऑफिशियल हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, ये हमारा जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और ये आते किसके अंदर है, ये आता है हमारे सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर। जो CSIR है ये आता है हमारा सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बकवास है, ये भी बकवास है, डायबिटीज़ डे, ठीक है।